हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे और तीन स्ट्रक्चर भी हो गए थे। जेडएनएस का हो गया था, ठीक है। आज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर और डायमंड के ऊपर अपन बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे डिफेक्ट के ऊपर, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज स्टार्ट करें फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2। दो पहले तो मैंने आपको बोले थे उन पीछे वाले तीन स्ट्रक्चर में जो है वो रेडियस रेशियो याद करने के लिए बोला था। फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर। उनमें तो मैंने बोला था रेडियस रेशियो याद रखना। यहां पर रेडियस रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं, समझते जाना बस आपको पॉइंट। एक सिंपल सी बात बताइएगा, पहले नंबर पॉइंट, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा। इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ रखा होगा वैसे, Ca+2 और F- में से बड़ा कौन है, तो अपन बोलेंगे Ca+2 बड़ा है, तो इसका मतलब F- छोटा हुआ। मैंने पहले भी बोला था जनरली कैटाइन वॉइड में जाता है, क्यों जनरली कैटाइन छोटा होता है, लेकिन इस बार छोटा कौन हो गया, एनाइन। इसका मतलब एनाइन वॉइड में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब F- जो है वो वॉइड में जाना चाहिए। ये तो बात समझ में आई। Ca+2 CCP बनाएगा, CCP बनाएगा, इसका मतलब कॉर्नर पे होगा प्लस फेस सेंटर पे होगा। अच्छा, अब ये CCP बनाएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। CCP वाला जो बनाता है उसके तो 4 एटम फिक्स होते हैं। CCP जो बनाता है उसके 4 एटम फिक्स होते हैं, तो इसके तो 4 होंगे। इसके देखो डबल नहीं रखने क्या, F2 के डबल रखने, इसका मतलब 8 रखने पड़ेंगे। तो 8 वॉइड कौन सी होती है वो बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये कहां पे जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, टीवी में जाएगा। आ रही बात समझ में। ये तो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में और ये जाएगा CCP में। बोलो कोई दिक्कत। तो अब उस बेसिस पे अपन काउंटिंग कर लेते हैं, उस बेसिस पे अपन काउंटिंग कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो उस कंडीशन पे नंबर ऑफ Ca+2 ये तो हो जाएगा 4, नंबर ऑफ F- ये हो जाएगा 8। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो होगा वो हो जाएगा Ca4F8 या CaF2 विथ Z = 4। यही बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर दो F- का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 अब सुनना बात को, Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। Ca+2 कहां पे, कॉर्नर पे, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, नियरेस्ट F- कहां पे, बॉडी डायगोनल पे। एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल जाते हैं और 8 पे F- पड़ा है। जेडएनएस में 4 पे ही होता था, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता था कॉर्नर का। इस बार कॉर्नर वाले के लिए 8 एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8। तो ये लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। मैंने पहले भी बोला था हमेशा पहले कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है, उसके बाद एनाइन का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaF2 एक बार नीट में भी आ चुका है, 8⁴ आएगा। क्या आएगा, 8⁴। समझ में आ रही है बात। अब अपन बात करें आगे, अब अपन नेक्स्ट बात करें, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई। CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8⁴ आ जाएगा। अब अपन को बात करनी कि इसके लिए रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन सिंपल सा ये हो जाएगा, रिलेशन ये हो जाएगा रेडियस ऑफ Ca+2 प्लस रेडियस ऑफ F- इज इक्वल टू √3a/4, क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो समझ में आ गई बात, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें Na2O की। Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका उल्टा होगा इसलिए इसका नाम है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब बताओ, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनाया ना, तो इसके अंदर देखो ऑर्डर ऑफ साइज की बात करते हैं। Na+ और O-2 में बड़ा कौन, O-2। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि Na+ जाएगा वॉइड में, और वो भी चाहिए डबल, तो वॉइड कौन सी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। O-2 क्या बनाना चाहिए, CCP। CCP बोले तो
कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ये लो। अब अपन नंबर की बात कर लेते हैं कि इनका नंबर कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ O माइनस 2 इज इक्वल टू 4। थर्ड नंबर पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन Na प्लस कहां पे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O माइनस 2 कहां पे, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर वाले के लिए नियरेस्ट Na प्लस 8 बॉडी डायगोनल पे 8 क्या हो गए Na प्लस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na टू O कितना हो जाएगा 4:8, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगला पॉइंट देख लो, वही रिलेशन R ऑफ दी Na प्लस प्लस R ऑफ दी O माइनस 2 इज इक्वल टू √3a/4। आ गई बात समझ में। ये इनके लिए बेसिकली हो जाएंगे। ये 5 स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब अपन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, डायमंड। डायमंड सुनना बात आराम से, रट्टा कुछ नहीं मारे। अगर पहले वाला स्ट्रक्चर याद होगा ना तो डायमंड का बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है, डायमंड की संरचना जिंक ब्लेंड के समान ही होती है। जिंक ब्लेंड ZnS के समान होती है। किसके सिमिलर होगी, जिंक ब्लेंड के ही सिमिलर होगी। ठीक है, बोलो जिंक ब्लेंड के क्या होगी, सिमिलर स्ट्रक्चर है ये। सेकेंड नंबर पॉइंट, ये जो ZnS है या डायमंड है, डायमंड की संरचना में सभी Zn+2 आयन एंड S-2 आयन को कार्बन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसका मतलब जो Zn+2 जहां पे था वहां पे कार्बन लिख दो, जहां पे S-2 था वहां पे भी क्या लिख दो, कार्बन लिख दो। इसका मतलब कार्बन की पोजीशन क्या कहां पे होगी, तो कार्बन Zn+2 कहां पे होता है बताइए, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो कार्बन है एक तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस CCP मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, सब जगह कार्बन ही है। सब जगह क्या है, कार्बन ही है। आ रही बात समझ में, सब जगह कौन है, कार्बन ही रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल, ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर। तो एक बात बताओ, 4 Zn होते हैं और 4 ही S-2 होते हैं, उन सब की जगह कार्बन आ गया तो 8 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करूं तो देखना, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो देखो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आराम से समझते जाना। अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करोगे नीटा परसेंटेज तो 8 हो गए इंटू 4/3 पाई R का क्यूब होगा अपॉन A क्यूब होगा इंटू 100 होगा। अब समझना बात को, कार्बन एटम कॉर्नर पे है तो ये रेडियस ऑफ कार्बन प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड पे तो रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू √3a/4 आएगा। तो 2R इज इक्वल टू √3a/4 आ गया। तो A बराबर होगा 8R अपॉन √3। ये वैल्यू यहां पे A क्यूब पुट कर दे आप, तो 8 इंटू 4/3 पाई R का क्यूब और इसका क्यूब करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा 3√3 R क्यूब इंटू 100। ये R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 1 8 से 1 8 कैंसिल, ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 3, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 2। 100 पाई इंटू √3 अपॉन 16। इसे सोल्व कर ले आप, 34% आ जाएगा। कितना परसेंटेज आ जाएगा, 34% आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये 34% आ जाएगा। ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। बोलो
हो गए। ये 6 स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने। स्पाइनल एंड रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बात, चले आगे, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है, अपन उसकी बात करते हैं। अब अपन इफेक्ट की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर पर इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर और प्रेशर का। समन्वय संख्या पर ताप एवं दाब का प्रभाव। कोऑर्डिनेशन नंबर पे टेम्परेचर और प्रेशर का अपन इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर एटम के पास में अगर एटम ज्यादा है, अगर किसी पर्टिकुलर एटम के नजदीक एटम ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा एटम को टच करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एटम से एटम दूर हटना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब नियरेस्ट एटम जो होंगे वो कम होंगे, और नियरेस्ट अगर एटम कम होंगे तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अपन बेसिकली इसी को बेस बना रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो परमाणु दूर दूर हटते हैं, तो परमाणुओं के बीच की दूरी जो होती है, परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ेगी। अगर परमाणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है तो किसी परमाणु के निकटतम परमाणु जो है, किसी परमाणु के निकटतम परमाणुओं की जो संख्या है, किसी परमाणु के निकटतम परमाणु की संख्या वो घटेगी। अगर वो कम होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, कम होगा। ओवरऑल बात तो यही। तो मैं ऐसा बोल दूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो प्रेशर की बात करते हैं। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो परमाणु पास में आ जाएंगे, परमाणु के मध्य की जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी। तो किसी परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या वो बढ़ेगी। बोलो, निकटतम परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। सही। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। समझ में आ गई बात। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, एक सिंपल सी बात करूं, तो एक NaCl टाइप का स्ट्रक्चर था। NaCl टाइप बोल रहा हूं, NaCl का नहीं है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6⁶ का है, एग्जांपल है। आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है, तो 6⁶ से 4⁴ पे आ जाएगा, 6⁶ से 4⁴ पे आ जाएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ZnS टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ZnS टाइप स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर वे में अगर आपने NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, टाइप है, ये ध्यान रखें NaCl का नहीं है। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, तो 6 से बढ़ के 8 होना चाहिए,
8 किसका होता है? सीजियम क्लोराइड का। तो सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कौन से टाइप का? सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो, ये बात समझ में आ गई सारी? ये अपने था कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? डिफेक्ट, दोष, त्रुटि, दोष। ये किसे बोलते हैं डिफेक्ट या दोष? किसी सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, कणों की व्यवस्था में अगर इरेगुलरिटीज हो, अनियमितता हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं, दोष बोलते हैं। दो होता क्या है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए, पर्टिकुलर रेंज में आपने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रख पाए, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रख पाए, तो उस रेंज में क्या डेवलप हो जाएगी? डिफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल सी बात, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अनियमितता पाई जाती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सॉलिड में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? सॉलिड में डिफेक्ट आ गया। ठीक है बात? तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस के, ऐसे लिख दो, किसी क्रिस्टलीय ठोस के या किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण दोष उत्पन्न होते हैं। दोष उत्पन्न होते हैं। डिफेक्ट डेवलप होने का एक ही रीजन है, डिफेक्ट डेवलप होने का एक ही रीजन है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण क्या डेवलप होते हैं? दोष उत्पन्न होते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट, दोष के कारण क्या रहेंगे? डिफेक्ट के कारण क्या रहेंगे? रीजन ऑफ डिफेक्ट, रीजन ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट के कारण क्या है? ठीक है, तो सुने बात को। पहला, एक तो ये हो सकता है कि ठोस बनाने की विधि क्या है? ठोस बनाने की विधि क्या है? पहला रीजन तो रहेगा ठोस आप किस मेथड से बना रहे हो, स्लो कूलिंग प्रोसेस से बना रहे हो या फास्ट। आपको मालूम है ना, स्लो कूलिंग प्रोसेस से बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर उसका आपने धीमा शीतलन नहीं किया, किसी पर्टिकुलर रेंज में आपने शीतलन की दर जो है वो चेंज कर दी, तो वहां पे क्या आएगा? डिफेक्ट आएगा। पहला रीजन तो ठीक है। सेकंड नंबर, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर। और थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं, अशुद्धि के बाद अगर मैं थर्ड नंबर बात करूं तो तापमान बढ़ाने पर। ये तापमान वाला कैसे हुआ वो समझे। तापमान वाला कैसे हुआ? 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, तो उस कंडीशन में पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं। अगर पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं तो उसे बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। और इसकी एंट्रोपी 0 होती है। क्यों एंट्रोपी 0 हुई? क्योंकि पार्टिकल का डिसऑर्डर, या फिर अपन ऐसा बोले कि पार्टिकल्स के अंदर इरेगुलरिटीज है ही नहीं, डिसऑर्डर है ही नहीं, ठीक है ना, रेंडमनेस है ही नहीं, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? उसकी एंट्रोपी होगी 0। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट होगा, तो अपनी जगह से हटना स्टार्ट होगा। अपनी जगह से हटना स्टार्ट होगा, इसका मतलब इरेगुलरिटीज आएगी, अनियमितता आएगी, तो क्या डेवलप होंगे? डिफेक्ट डेवलप होंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट बढ़ना ही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा डिफेक्ट क्या होता है?
इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा डिफेक्ट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, चले आगे। 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं हमेशा कि डिफेक्ट की वजह से एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। एक तो पहले नंबर पॉइंट, एंट्रोपी क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। और क्यों? रैंडमनेस आ रही ना, डिसऑर्डर आ रहा है, इरेगुलरिटीज आ रही है। और सेकंड नंबर, किसी भी प्रकार के दोष में क्रिस्टलीय ठोस की या क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अगर वो पहले न्यूट्रल था, तो अभी भी न्यूट्रल रहेगा। अगर वो पहले न्यूट्रल था तो अभी भी न्यूट्रल रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। विद्युत उदासीनता क्या होनी चाहिए? बनी हुई रहनी चाहिए, तो उसे अपन बोलते हैं डिफेक्ट। ठीक है, विद्युत उदासीनता बनी हुई रहनी चाहिए, कैसा भी डिफेक्ट आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूं, तो डिफेक्ट के टाइप पे आते हैं, दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, 2 टाइप की डिफेक्ट होती है बेसिकली। एक होती है स्टोक्योमेट्रिक और एक होती है नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या? कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टलीय ठोस का इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। समझ रहे हो बात? अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं कि Na4Cl4 था, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? NaCl होगा विथ Z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4। डिफेक्ट के कारण फॉर्मूला हो गया Na3Cl3, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अभी भी कितना रहेगा? NaCl ही रहेगा, और Z कितना हो जाएगा? बस 3 हो जाएगा। ये बेसिक चेंज आएगा, Z चेंज होगा बट ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। सेकंड नंबर, ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होती है, इसके अंदर कौन कौन सी डिफेक्ट आएगी? तो इसके अंदर बेसिकली 2 डिफेक्ट आएगी, एक तो शॉर्ट की और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। ये 2 डिफेक्ट आएगी, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, चले आगे। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखें। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में सोचना। दो इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के डिफेक्ट में जो है वो मूलानुपाती सूत्र भी परिवर्तित होगा। इस प्रकार के डिफेक्ट में, दोष में क्रिस्टलीय ठोस का मूलानुपाती सूत्र परिवर्तित होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल FeO फॉर्मूला था, डिफेक्ट के कारण इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया Fe.94O। ये लो, चेंज हो गया ना इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, कौन कौन सी डिफेक्ट होगी नॉन स्टोक्योमेट्री में? 2 डिफेक्ट है बेसिकली। कौन कौन सी? पहली, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, और एक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष है, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष 2 टाइप से हो सकता है। 2 मेटल को ज्यादा रखना है तो 2 टाइप से ज्यादा रख सकते हो। कैसे?
एक तो ये हो सकता है कि एनाइन हटा दो, तो ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, और एक ये हो सकता है कि कैटाइन एक्सेस में हो, ड्यू टू कैटाइन एक्सेस, ड्यू टू कैटाइन एक्सेस। दो तरीके से हो सकता है, या तो कैटाइन एक्सेस हो सकता है, या तो कैटाइन एक्सेस हो सकता है, या फिर एनाइन जो है उसकी क्या हो जाए, वैकेंसी हो जाए। बात आ रही समझ में? चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करता हूं। ये Fe.94O है, इसमें Fe जो है वो +2 के फॉर्मेट में भी है और +3 के फॉर्मेट में भी है। तो मैं से पूछा है परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितना होगा इसके अंदर। अब आपको तो मालूम कैसे चला गया +2 भी है और +3 भी है, पहले तो ये बात करते हैं अपन कि मालूम कैसे चला +2 भी है और +3 भी है इसके अंदर। मैंने कहा देखो FeO था पहले, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था। Fe.94O के अंदर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Fe94O100, तो इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा Fe का वो आएगा 200/94, मीन्स 100/47। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 2 हो गया, बट लेस देन जो होगा वो 3 होगा। इसका मतलब कंफर्म है Fe+3 वाला इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तभी ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ के 3 की तरफ जाने लगा, 3 की तरफ क्या होने लगा, जाने लगा, तभी ऐसा हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो अब सुने बात को, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, इसका मतलब +3 वाला इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये 94 है और O100 है, तो Fe+2 मैंने मान लिया x है, तो Fe+3 जो होगा वो 94 - x हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, चार्ज बैलेंस कर दो। क्या बैलेंस कर दे? चार्ज बैलेंस। कैसे करें चार्ज बैलेंस? पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, x इंटू +2 प्लस 94 - x इंटू +3 इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज कितना है 200, तो यहां से 2x प्लस कितना हो जाएगा 282 - 3x इज इक्वल टू 200, तो x बराबर 82। तो इसका मतलब Fe+2 के एटम आ गए 82, और स्टार्टिंग में Fe के थे 94 इंटू 100, 82% में लिख देना, और Fe+3 का परसेंटेज आएगा 12 एटम उसके हो गए 94 इंटू 100। बस ये आपका काम हो गया, ठीक है। चले आगे, चलो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के ऊपर। जो ये पांचों टाइप्स लिखी है इनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट। दो डिफेक्ट समझना आराम से, पहले आइडियल क्रिस्टल बनाओ, है ना। मैं एक आइडियल क्रिस्टल बनाता हूं। मैं ट्राई करूंगा कि इस एक ही बोर्ड पे जो है वो सारी डिफेक्ट एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूं एक और। ये आइडियल है, परफेक्ट क्रिस्टल है। आइडियल बोलो परफेक्ट क्रिस्टल बोलो एक ही बात है। इसके अंदर अरेंजमेंट जो होगा वो इस टाइप का कर रखा है मैंने, A+B माइनस, A+B माइनस,
ठीक है। अब अपन लेते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तब क्या होगा। ये है शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या होगा देखते हैं। इसके अंदर अगर अरेंजमेंट करूं तो इस टाइप का अरेंजमेंट है। एक धनायन और एक ऋणायन जो है वो क्रिस्टल लैटिस से गायब हो जाते हैं। क्या हो जाता है? क्रिस्टल लैटिस से गायब हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर ए बी टाइप का है तब बात बोल रहा हूं। दो मैंने बोला विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। समान संख्या में, कोई जरूरी नहीं एक दो कर दो, तीन कर दो, चार कर दो, आपकी इच्छा है। समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपनी जगह से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। एक बात, अगर जैसे A2B टाइप का स्ट्रक्चर हुआ या AB2 टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, इसका मतलब A के ऊपर +2 है, B के ऊपर -1 है, तो A का +2 वाला हटाओगे तो +2 चार्ज कम हुआ है तो -2 चार्ज कम करना पड़ेगा ना, तो 2 B- हटाने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं इसके लिए, तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इस प्रकार के दोष में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं। मैंने बोला AB प्रकार के क्रिस्टल में, पहली बात। अगला पॉइंट, अच्छा मिलेगी किसमें, क्या इसके एग्जाम्पल होंगे? यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च हो तथा धनायन एवं ऋणायन के आकार में अंतर नहीं हो, मतलब नेग्लिजिबल अंतर हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो इसके इफेक्ट क्या होंगे वो देखो। इफेक्ट क्या होंगे समझना। इफेक्ट, एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी बोल दिया, ये लो एंट्रोपी बढ़ा दी मैंने। अच्छा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों कंडक्टिविटी बढ़ेगी, चालकता क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन समझना। कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी, सुने बात को, कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इस बार जगह खाली होगी तो आयन को मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिल गया। पहले आयन मूवमेंट कर ही नहीं सकता था, अब आयन को मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिल गया, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और अगर होल दिखता है, खाली जगह दिखती है, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर होता है? P टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह बिहेवियर करेगा। अच्छा, डेंसिटी घनत्व के बारे में बोलो भैया। द्रव्यमान कम हुआ है, वॉल्यूम वो का वो है, तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट पे। आओ, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, चलो डायग्राम बनाओ, काम हो जाएगा आपका। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है?
ये a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये एक a प्लस हटाया मैंने, है ना, हटाया नहीं है, वो क्या हुआ, इस जगह से हटके यहां पे आ गया, इसका मतलब मिसप्लेस हो गया, अपनी जगह से क्या हो गया, मिसप्लेस हो जाता है, इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड का आकार छोटा होता है, तो छोटा आकार किसका होता है, कैटाइन का, तो कैटाइन ही वॉइड में जाके ट्रैप होगा, कैटाइन ही वॉइड में जाके क्या होना चाहिए, ट्रैप होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो उसके बेसिस पे ये हो रहा है, कैटाइन जो होगा वो अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो बस लिखो इसके बारे में, ये है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या लिखोगे इसके बारे में, ये पहला डायग्राम हो गया। इस प्रकार के दोष में सामान्यतः धनायन, क्योंकि कैटाइन जनरली स्मॉल होता है, सामान्यतः धनायन अपनी निश्चित जालक स्थिति को छोड़कर, निश्चित जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं, चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, किन में पाया जाएगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर लो धनायन एवं ऋणायन के आकार में अंतर अधिक हो, आकार में अंतर अधिक हो। ठीक है, एग्जाम्पल ZnS AgCl, ठीक है, डी ब्लॉक के कंपाउंड जनरली। इफेक्ट क्या होगा, आओ इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट की बात करें, एंट्रोपी 100% बढ़ेगी, ये लो बढ़ा दी। अच्छा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि खाली जगह बन गई ना, होल दिख रहा है या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, होल दिख रहा है, तो इसका मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, डेंसिटी, मास कम हुआ ही नहीं तो डेंसिटी सेम की सेम रह जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्या, शॉर्ट की और फ्रेंकल। अब आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें था धातु आदि के दोष, ऋणायन रिक्तिका के कारण, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ऋणायन रिक्ति के कारण। एनायन को क्या करना है, कम करना है, हटाना है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम से समझ लो, आधा काम तो डायग्राम से हो जाएगा आपका। ये लो, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ऋणायन को कम करना है, लेकिन विद्युत उदासीनता बनी हुई रहनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये ऋणायन कम कर दिया मैंने, ऋणायन कम किया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कौन आके बैठेगा, इलेक्ट्रॉन। इसको अपन बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। अच्छा, एफ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्ब, फार्ब का मतलब होता है कलर। इस एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल का कलर होता है। ठीक है, ये एफ सेंटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कलर के लिए। तो सेकंड नंबर पॉइंट यही आएगा, एफ सेंटर क्रिस्टल के कलर के लिए
उत्तरदायी होता है। जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे, नंबर ऑफ एफ सेंटर अगर ज्यादा होगा, उतनी इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कलर की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये किस टाइप का दिख रहा है, पहले ये तो देख तो लो कि किस टाइप का दिख रहा है। एनाइन बाहर जा रहा है, कैटाइन क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट जैसा होना चाहिए। शॉर्ट की डिफेक्ट के समान है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और धनायन एवं ऋणायन के आकार में अंतर नहीं होना चाहिए। इफेक्ट क्या होगा वो देख लो, एंट्रोपी बढ़ेगी, अच्छा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन दिखता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अच्छा डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मास कम हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बोला ना NaCl हो जाएगा जैसे, तो एग्जाम्पल देखो, NaCl को सोडियम के आधिक्य में गर्म करना, NaCl को सोडियम के आधिक्य में गर्म करना, इससे येलो कलर आता है। कौन सा कलर आता है, येलो कलर आता है। अच्छा KCl को अगर पोटेशियम के आधिक्य में गर्म करोगे तो वॉयलेट कलर आएगा, और लिथियम क्लोराइड को अगर लिथियम की प्रेजेंस में करोगे तो पिंक कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। होता कैसे, जैसे आपने क्या किया, सुनना बात को, मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये NaCl का क्रिस्टल लिया और इसको सोडियम के एक्सेस में गर्म किया, तो सोडियम गर्म करने पर Na++ इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, तो ये Na+ जो होगा वो Cl- को ट्रैप करके बाहर बुला लेगा। तो यहां पे क्या हो गया, एनाइन की वैकेंसी बन गई, उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है, उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ जाता है। चले आगे, चले आगे भैया। नेक्स्ट बात करते हैं धातु आदि के दोष। धनायन आदिकी के कारण, धनायन आदिकी के कारण डायग्राम बनाओ पहले तो। ये लो, लिखो धातु का आधिक्य रखना है तो अभी रख देते हैं इसको। ये लो धातु आधिक्य हो गया। अगर धातु का आधिक्य हुआ तो फिर तो इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप करवाना पड़ेगा विद्युत उदासीनता के लिए। ये लो, अब देखो इसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आया तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा दिखेगा, बोलो दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये किसकी तरह दिखाई देता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के समान है। दो इसमें होता क्या है, धातु आदि के दोष धनायन आदि के कारण, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें होता है ये कि कोई बाहर से धनायन जो होता है वो अंतराकाशी स्थान में चला जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके कहां पे ऑक्यूपाई हो जाता है, कहां पे ऑक्यूपाई हो जाता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन या अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट के समान है, पहली बात तो। सेकेंड नंबर बात, इफेक्ट क्या होने वाले, इसके इफेक्ट क्या होंगे, तो इफेक्ट वही, एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किस टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसलिए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। डेंसिटी बढ़ जाएगी इस बार क्योंकि मास बढ़ा है। एग्जाम्पल, ZnO को गर्म करना,
ZnO को गर्म करने पर यह धातु आदि के दोष पाया जाता है। क्या होता है ZnO को गर्म करने पर? बेसिकली ZnO को जब अपन गर्म करते हैं तो ये Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ZnO का जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 इसमें चले जाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें चले जाते हैं। तो जब ZnO को गर्म करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसको जैसे हीट करते हो आप तो ये ZnO जो होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, येलो कलर। तो अगर आपसे पूछे कि ZnO को गर्म करने पर ये येलो कलर का हो जाता है, क्यों? तो अपना आंसर होगा क्योंकि इसमें धनायन आदिक्य दोष पाया जाता है। कौन सा धनायन आदिक्य दोष? ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, धनायन आदिक्य के कारण। समझ में आ गई बात? चलो आगे। चलो एक लास्ट लिख देते हैं अपन, लास्ट लिख देते हैं, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें धातु कम हो जाएगा। अगर एक धातु कम हो गया, यहां से देखिए एक धातु कम हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है ना, तो एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक किसी धनायन को अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा +2। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बोल दूं कि इस प्रकार के दोष केवल उन्हीं यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की क्षमता हो। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के दोष उन्हीं यौगिकों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के दोष उन्हीं यौगिकों में पाए जाते हैं, उन्हीं यौगिकों में पाए जाते हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट। अच्छा, इफेक्ट क्या होगा वो देख लो एक बार। एंट्रोपी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी साहब। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, डेंसिटी, मास कम हुआ है तो डेंसिटी कम होनी होनी। इसका एग्जांपल वही तो था, Fe.94O, Fe.94O नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, इनके एग्जांपल बनेंगे। ये डिफेक्ट अपनी सारी कंप्लीट। हाँ, एक बात ध्यान रखना, AGBR जो है वो शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, AGBR शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों टाइप की डिफेक्ट शो करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक है ना। इस साल भी नीट का जो रिवाइज एग्जाम हुआ था उसमें आया था और पहले भी आ चुका है 1-2 बार। यहां तक करें, कल इसका लास्ट पार्ट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह करके इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।